ओके लिसन बेटा, हमने जो कल किया वहां हमने क्या रिवीजन कर लेते हैं, 1 मिनट के लिए हम उस चीज को रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो किया था कल एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स का कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से नेफ्रॉन द यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम वो किस तरह से फिल्टर करता है ब्लड को। उसमें मेनली जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको रिमूव करना था। नाइट्रोजनस वेस्ट में भी मेनली हमने क्या बात की थी कि यूरिक एसिड और यूरिया, ये 2 चीजें थी। ठीक है, अब कल भी फिर मैंने ये बात बताई थी शायद आपको कि बेटा जो यूरिन फॉर्मेशन में क्वेश्चन आता है, हाउ यूरिन इज फॉर्म। तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए बेटा 4 बातें मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले वर्ड आपको लिखना होता है अल्ट्रा फिल्टरेशन। अब अल्ट्रा फिल्टरेशन कहां होता है? बोमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस के थ्रू होता था, याद है वो चीज? इसके बाद सेकंड पॉइंट आती है आपकी रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था कि जो फिल्टर होके आ रहे हैं उन फिल्ट्रेट में भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रह जाते हैं, ऐसा हमें लगता है, और उनमें रह जाते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल हम कहें। तो ये कुछ चीजें जो हमारी बॉडी को वापस जरूरत है उनको रीअब्सॉर्ब करते हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कौन आया था? ADH, आपको याद होगा, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन आया था। अगर यदि ADH आता है तो वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है मैक्सिमम, तो यूरिन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो यूरिन का कलर येलो हो जाता है, तो यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। तीसरी बात हो गई खत्म। फोर्थ पॉइंट, जो वेस्ट मटेरियल है, अब सिर्फ यूरिन ही बचा, वो पहुंचेगा कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, तो यूरिन बन गया। तो ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और इन्हीं को अगर यदि आप ये 2-2, 3-3 बात जो मैंने आपको बताई इनको एक्सप्लेन कर देते हो, डायग्राम देते हो, 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। वेरी सिंपल, 5 नंबर अटेम्प्टेड। कितना आसान है, ठीक है। सो बेटा नेक्स्ट चीज हमारे पास है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में क्या है कि जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स और अदर एनिमल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं, प्लांट्स को भी जरूरत है अपने वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना। अदरवाइज वही चीज होगी जो हमारे बॉडी में होती है कि हमें जिस तरह से नुकसान होगा वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे लिए होंगे, उसी तरह से उनके लिए भी कुछ और चीज, कोई अदर केमिकल उनके लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, तो वो प्लांट्स क्या करेंगे? एक्सक्रीट करेंगे। अब सिंपल सी बात अगर हम करते हैं, यहां पे एक वेरी सिंपल चीज को लेके चलते हैं कि प्लांट्स डे टाइम में क्या एक्सक्रीट करेंगी। सबसे पहले डे टाइम और नाइट के लिए अगर हम बात करें, डे टाइम प्लांट्स दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ती हैं फोटोसिंथेसिस करते समय, तो डे टाइम के लिए वेस्ट मटेरियल हम कह सकते हैं ऑक्सीजन है, ठीक है। और नाइट में बिल्कुल सही, नाइट टाइम के लिए रात को
जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही होती हैं तब वो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, और रेस्पिरेशन में तो एनर्जी बनती है, और एनर्जी बनती है तो ग्लूकोज भी बनता है, और जब उसके साथ CO2 की फॉर्मेशन होती है, तो रात को तो वो CO2 लेके फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते क्योंकि लाइट नहीं, तो रात को वो भी CO2 रिलीज करेंगे। तो ये दो चीज तो हम नॉर्मली लिख ही सकते हैं भाई, दिन के समय प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे एज ए वेस्ट मटेरियल, बाय प्रोडक्ट, और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट वेस्ट मटेरियल। इसके अलावा भी प्लांट्स और भी कई चीजों को एक्सक्रीट करते हैं, जैसे वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, दिन में भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस जब हो रही होती है, तो हम यहां पे भी ऐड कर सकते हैं कि वाटर वेपर्स को भी एक्सक्रीट करते हैं प्लांट थ्रू स्टोमेटा, थ्रू लेंटिकल्स, बताया मैंने आपको, थ्रू रूट हेयर्स, वहां सभी से एक्सचेंज हो रहा है, तो ये भी एक्सक्रीट हो रहा है। इसके अलावा और क्या प्लांट एक्सक्रीट करते होंगे? आपने कई बार प्लांट्स में देखा होगा कि हमें कई चीजें मिलती हैं, जैसे बहुत सारी चीजें जो प्लांट एक्सक्रीट करते हैं, जैसे रेनिन है, रेनिन, उसका रेजिन, गम्स, लैटेक्स एक्सेट्रा, ऐसी चीजें प्लांट्स रिमूव करती हैं अपनी बॉडी से। ये सब क्या है? आपने जैसे कि सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं कि गम की, या हम इसको एक और एग्जांपल मैं यहां लिख सकता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, रबर। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं, रबर प्लांट या रबर ट्री होते हैं, उसमें से रबर जो है फ्लूइड के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं, जूस निकलता है प्लांट का, और उस जूस से रबर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो वो रबर भी क्या है? एक प्लांट के लिए वेस्ट है। उसी तरह से गम है, ये भी वेस्ट है। इससे भी बड़ा सिंपल सा तरीका मैं बड़ा आसान आपको बता देता हूं। हम हरियाणा वाले स्पेशली सर्दियों के समय लड्डू बनाते हैं, किस चीज के? सबको पता है, गूंद के लड्डू। और गूंद कहां से मिलता है? कीकर के पेड़ से मिलता है। तो कीकर के पेड़ से जो हमें गूंद मिलता है, द गूंद इज आल्सो द वेस्ट मटेरियल ऑफ द प्लांट। वो प्लांट एक्सक्रीट कर देते हैं, उनके लिए वेस्ट है और वो हमारे लिए बेनिफिशियल। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था इस टॉपिक के, कि कई ऐसे केमिकल्स हैं जो प्लांट्स के लिए टॉक्सिक हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उसी तरह से हमारे लिए जो कई चीजें ऐसी केमिकल्स जो वेस्ट हैं, हार्मफुल हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, वो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। जैसे कि यूरिया। अब यूरिया तो हम खेतों में भी स्प्रे करते हैं, डालते हैं, ताकि उनकी ग्रोथ बढ़ जाए, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल। तो हम ऑल ओवर हम यही कह सकते हैं कि प्लांट्स में जो वेस्ट मटेरियल है वो ये है, और प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं। इसके अलावा भी कई चीजें हैं। ये तो हो गए, आपने देखा लीफ के थ्रू, लेंटिसल्स के थ्रू आपने पढ़ा। इसके अलावा रूट्स में से भी एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट मटेरियल। कई हिली एरियाज के प्लांट्स में ऑब्जर्व किया जाता है कि वहां जो रूट्स होती हैं, उनके रूट्स के आसपास बहुत सारा व्हाइट मैटर वो रिलीज करते हैं, वो भी प्लांट्स के लिए क्या है? वेस्ट मटेरियल का ही काम करता है। तो ये थी बेटा आपकी प्लांट्स में एक्सक्रीशन। अब जल्दी से इस चैप्टर के कुछ एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और इंटेक्स के जो क्वेश्चन बचे वो कर लेते हैं, तब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे आज ही। ओके, तो सबसे पहले यहां पर एक क्वेश्चन है, देख लें आप, आपकी बुक में पेज नंबर 112 मिला? उससे पहले के सारे क्वेश्चंस शायद मैंने करवा दिए थे। एक बार और दोबारा से मैं भी चेक कर लूं क्या मैंने करवाए थे। यस,
पेज नंबर 110 पे ये हो गए थे। गुड, तो 112 पे आ जाए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि स्ट्रक्चर नाम से भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, तो उस स्ट्रक्चर के बारे में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है, जितने पार्ट्स हैं उसका डायग्राम बनाना है और कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है, ये बात भी आपको एक्सप्लेन करनी है। तो ये सिंपल सा है और ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी डिटेल में। गुड, नेक्स्ट है व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, एज इट इज एग्जाम में आ जाता है विदाउट एनी चेंज। आंसर क्या है? 3 नंबर के क्वेश्चन, ये इसका आंसर बस इतना लिखिए। हो गया। In the daytime they release oxygen and water vapor during the photosynthesis process, and in the night time during the respiration they release carbon dioxide. Along with these they also release resin, gums, rubber, latex, etc. And the roots also excrete some waste material. बस इतना सा 3 नंबर का। Yes. Simple. The next is how is the amount of urine produced regulated? Now urine produced is regulated by the action of hormone ADH और vasopressin। कल बताया मैंने, अगर यदि ADH आ जाता है, रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो यूरिन की अमाउंट कम हो जाती है क्योंकि वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। समर सीजन में येलो कलर का थोड़ा आएगा, बार बार पानी पीते हैं और वो प्रेस्पिरेशन, पसीने से बाहर निकल गया, बॉडी में वाटर की कमी हो गई और ADH आया और उसने भी वाटर को ले लिया यूरिन में से, तो वाटर कम हो गया, कंसंट्रेट हो, यूरिन की अमाउंट कम हो गई। एंड इन द विंटर सीजन प्रेस्पिरेशन होता नहीं, लॉस ऑफ वाटर होता नहीं, थोड़ा सा भी पानी पिए तो वो भी एक्सेस के फॉर्म में और यूरिन बार बार आता है और वो भी येलो कलर का नहीं आता है, व्हाइट है, ट्रांसपेरेंट है। दैट मींस उस समय यूरिन भी ज्यादा आता है, तो हम कह सकते हैं यूरिन की अमाउंट तब विंटर में ज्यादा होगी। तो हाउ यूरिन अमाउंट ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन ADH, और किस तरह से होता है वो आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है। सो एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। The kidneys in the human beings are a part of the system for nutrition, respiration, excretion और transportation। सिंपल सी बात है, excretion ही हम पढ़ रहे हैं, तो excretion ठीक हो जाएगा। The xylem in plants are responsible for transport of water. Good. The autotrophic mode of nutrition requires carbon dioxide in water, chlorophyll, sunlight, and all of the above. All of the above, क्योंकि ऑटोट्रोफिक में सभी कुछ चाहिए, फोटोसिंथेसिस होगा, क्यों? The breakdown of pyruvate, the very important question. Breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in mitochondria. साइटोप्लाज्म में तो ग्लाइकोलिसिस होता है सिर्फ, और तो कुछ होता नहीं। ग्लाइकोलिसिस बनता है, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाते हैं, तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रिलीज होगी। नीचे पूछ रहा है कि कोई बाइक लाए बच्चा, साइड कर लीजिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी? फैट्स के लिए मैंने आपको बताया इमल्सिफिकेशन होती है, पहले लीवर से, बाइल जूस में से बाइल सॉल्ट्स, और फिर पैनक्रियाज में से लाइपेज, फर्दर इमल्सिफिकेशन, और उसके बाद सक्कस एंटेरिकस उनको डाइजेस्ट करेगा। तो ये वाली बात आपको तीनों बतानी है। एंड वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस? कहां से स्टार्ट होता है ये प्रोसेस? स्मॉल इंटेस्टाइन में फिनिश हो जाती है, बात बता। What is the role of saliva in the digestion of food? Saliva का function break down of glucose, carbohydrates into maltose, and makes the food slippery and kills the germs with the help of lysozyme enzyme. What are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproducts? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के लिए कंडीशन सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये तो उसकी कंडीशन हो गई। और बाई प्रोडक्ट्स मतलब जो फोटोसिंथेसिस में जरूरत
नहीं होती है, जिसको निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं फोटोसिंथेसिस में? यही निकालते हैं। बाई प्रोडक्ट तो यही है जिसकी जरूरत नहीं होती, वाटर एंड ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। आप वाटर वेपर ना भी लिखो तो भी चलता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही है, वो तो बाई प्रोडक्ट है ही, वेस्ट है, निकलता ही है। कुछ कहना चाह रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the difference between aerobic and anaerobic respiration? Name some organisms that use the anaerobic mode of nutrition, sorry respiration। ये भी मैंने आपको बताया, एरोबिक और एनारोबिक में एक तीर से तीन तीर निकाल के एरो बना के डायग्राम आपको तीनों बताए थे, एरोबिक में और एनारोबिक। ओके, अगर यदि नहीं है तो मेरे होमवर्क है, उसमें जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें डिटेल में भी लिखा हुआ है। How are the alveoli designed to maximum exchange of the gases? ये भी मैंने आपको बताया, 80 स्क्वायर मीटर एरिया कवर कर लेते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉल इन साइज, ग्रैप्स लाइक, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। What would be the consequences of deficiency of hemoglobin in our body? अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो गई तो ऑक्सीजन को कैरी कौन करेगा? ऑक्सीजन को कैरी कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं करेगा। ऑक्सीजन जब अगर यदि कैपिलरीज के अंदर एंट्री नहीं होगी, ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो टिश्यूज और सेल्स तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी। एंड बिल्कुल बंदा खत्म। सर फिर इससे ब्लड रेड नहीं होगा? बिल्कुल, ब्लड का रेड कलर भी हीमोग्लोबिन की वजह से ही होगा। ओके, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन ह्यूमन बीइंग्स। ये भी मैंने बताया था, ब्लड किस तरह से राइट ऑरिकल से आता है, राइट वेंट्रिकल से निकल करके लंग्स में से ऑक्सीजन मिक्स होकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करके लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में चला जाता है। तो एक ही ब्लड एक साइकिल में हार्ट में 2 बार एंटर करता है, दैट इज डबल सर्कुलेशन। व्हाई इज इट नेसेसरी? It is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood because the higher animals like humans and birds or mammals हम कह सकते हैं, they requires more energy and to get this more energy more oxygen is needed for the respiration. Clear? So इस वजह से हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है और इसलिए डबल सर्कुलेशन होना भी जरूरी है। What are the difference between transport of material in xylem and phloem? Xylem में water and mineral salts और phloem में prepared food from the leaves to all the different parts of the body। और इनके क्या क्या parts हैं, ये क्या क्या function करते हैं, ये भी बात आपको बताई गई थी। Next, compare the functioning of alveoli in the lungs। lungs के जो alveoli है वो and nephron in the kidney with respect to their structure and function। nephron किस तरह से काम करता है वो बतानी है आपको, और एल्वियोलाइज लंग्स में वो क्या काम करती है और किस तरह से काम करती है वो बताने के दोनों के बीच में आपको डिफरेंस। तो ये खत्म हो जाता है यहाँ पर आपका ये चैप्टर। आज बस इतना ही। सो बायो का ये खत्म हो गया।